दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट ये है हमारे सामाजिक निगमित उत्तरदायित्व। इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, शॉर्ट में कहे तो CSR। वैसे तो हमारे चैनल पे इसको एक बार पहले भी पढ़ाया जा चुका है, लेकिन इसको एक नए ढंग से दोबारा से आपके सामने लेके आए हैं ताकि आपको इसके विषय में सभी पहलुओं पर हर तरह से नज़र आपकी पड़े, ताकि जब भी परीक्षा में कोई क्वेश्चन आए तो आपसे वो छूटे नहीं। तो शुरुआत करते हैं इसके परिचय के बारे में। सामाजिक निगमित उत्तरदायित्व शॉर्टकट में जैसे CSR कहते हैं, इसका मतलब है कि कोई भी कंपनी केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य नहीं करेगी। तो इसके जरिए क्या है, कंपनी को निर्देश दिया गया है कि कोई भी कंपनी है केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य नहीं करेगी, बल्कि वह समाज, पर्यावरण और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए वह समाज, पर्यावरण और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवसाय को संचालित करेगी। यह अवधारणा यह सुनिश्चित करती है ये अवधारणा कि कंपनियां अपने हितधारक मतलब जो उनके स्टॉक होल्डर्स और समाज, इनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। वही ये सुनिश्चित किया गया है इस अवधारणा के जरिए कि कंपनियां अपने हितधारक मतलब जो उनके स्टॉक होल्डर्स हैं और समाज, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। अब परिभाषा यदि आपसे पूछ ली जाए CSR की, तो CSR की दो परिभाषाएं हैं। एक तो हमारे संयुक्त राष्ट्र के अनुसार और एक हमारी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन के अनुसार CSR की क्या परिभाषा है कि CSR वह प्रक्रिया है जिसके तहत कंपनियां आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को अपने व्यावसायिक संचालन में एकीकृत करती है। CSR क्या है? तो CSR वह प्रक्रिया है जिसके तहत कंपनियां आर्थिक और सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को अपने व्यावसायिक संचालन में एकीकृत करती है। अब बात करेंगे हमारी कंपनी अधिनियम जो 2013 का है, उसके अनुसार CSR की क्या परिभाषा है। तो बात करें, वे कंपनियां जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या इससे अधिक है। वे कंपनियां जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है और टर्नओवर, वार्षिक टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और या फिर हमारी वार्षिक लाभ 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो 3 शर्तें हैं इसमें एक तो नेटवर्थ तो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, वार्षिक टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, या फिर हमारी जो वार्षिक लाभ 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो ऐसी कंपनियां, तो उन्हें अपने औसत शुद्ध लाभ का उन्हें करना है, अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% 2% CSR गतिविधियों में निवेश करना आवश्यक है। औसत शुद्ध लाभ का 3 वर्ष का गिना जाता है, इसके अंदर 3 वर्ष के औसत लाभ का, पिछले 3 वर्ष का देखा जाता है, 3 वर्ष के औसत लाभ का 2% CSR गतिविधियों में निवेश करना आवश्यक है। तो इसमें ये वाले शब्द छूट गए, लेकिन आप इसको इनकॉर्पोरेट मतलब शामिल कर ले कि इसमें उन्हें अपने पिछले 3 वर्ष के औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR गतिविधियों में निवेश करना अनिवार्य है। तो हमारे जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसके अनुसार इसकी परिभाषा। अब बात करें, जब CSR को हम पढ़ते हैं, CSR को देखते हैं, तो इसके कुछ पहलू हैं। इसी वजह से CSR को 4 प्रमुख स्तंभों में बांटा जा सकता है कि जब CSR की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कंपनी पैसे दे दी और उसने काम कर दिया, ऐसा नहीं होता। हमेशा CSR को 4 स्तंभों में बांटा जाता है। एक तो उनके आर्थिक उत्तरदायित्व होते हैं जिन्हें इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, कानूनी उत्तरदायित्व मतलब लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक उत्तरदायित्व मतलब इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और परोपकारी उत्तरदायित्व मतलब फिलेंथ्रोपिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले आता है आर्थिक उत्तरदायित्व, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहली चीज आती है कि कंपनियों का सबसे पहला दायित्व क्या होता है? लाभ कमाना। कंपनियों का सबसे पहला दायित्व क्या होता है? लाभ कमाना, ताकि वे अपने कर्मचारियों को वेतन दे सकें, क्योंकि लाभ कमाएंगी तभी वेतन दे सकती है। निवेशकों को रिटर्न दे सकती हैं, क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने उस कंपनी में पैसा लगाया उनको पैसा के बदले रिटर्न चाहिए, लाभ चाहिए, और बाजार में प्रतिस्पर्धी बना रहना। तो पहला काम तो उनका क्या रहता है कंपनियों का, कि उनका पहला दायित्व लाभ कमाना, ताकि वो कर्मचारी को वेतन दे सके, निवेशकों को रिटर्न दे सके और बाजार में प्रतिस्पर्धी बनी रह सके। कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी जो व्यावसायिक गतिविधियां समाज और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो ये जो चीज़ें तो सुनिश्चित करनी है, लेकिन उनको ये सुनिश्चित भी करना है साथ ही साथ उनकी जो व्यावसायिक गतिविधियां होती है वो समाज और पर्यावरण को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए। उदाहरण के लिए देखें, जो हमारा टाटा समूह है,
उदाहरण के लिए देखें तो टाटा समूह विभिन्न सामाजिक और ग्रामीण विकास परियोजनाओं में निवेश करता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। आईटीसी कंपनी है, तो वो कंपनी अपने ई चौपाल नामक कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को डिजिटली सशक्त बना रही है। किसके माध्यम से? ई चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से। तो अब देखते हैं हमारे कानूनी उत्तरदायित्व, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो लीगल की बात करें तो कंपनियों को सभी सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। क्या? कंपनियों को सभी सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। कार्य जैसे कार्यस्थल पर सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, कर भुगतान, उपभोक्ता अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। तो ये सारे कार्य जो कानूनी उत्तरदायित्व लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। तो ये भी हमारे CSR के पहलू हैं, ध्यान रखना आप। यदि आप सोचें कि ये हमारे CSR के पहलू नहीं है, लेकिन ये CSR के पहलू हैं। उदाहरण के लिए देखें तो कंपनियों को अपने पर्यावरण संरक्षण कानूनों का पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि हमारे जल वायु प्रदूषण नियंत्रण नियम, इन सब का पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कंपनियों को फैक्ट्री एक्ट और लेबर लॉज, इनका पालन करना जरूरी है। कंपनियों को क्या करना है? फैक्ट्री एक्ट और लेबर लॉज, इनका पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि इससे क्या होगा? श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हो पाएगी। फिर बात करें नैतिक उत्तरदायित्व की, एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी की। तो कंपनियों को अपने व्यवसाय में नैतिकता को बनाए रखना चाहिए। कंपनियों को क्या? अपने व्यवसाय में नैतिकता बनाए रखनी चाहिए। उन्हें अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, निवेशकों और समाज के प्रति ईमानदार और पारदर्शी बना रहना चाहिए। जो हमारे कंपनियां हैं, तो कंपनियों को अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, निवेशकों और समाज के प्रति कैसा होना चाहिए? ईमानदार और पारदर्शी बने रहना चाहिए। जैसे कि हमारी एक नेस्ले कंपनी है, यदि आपने नेस्ले का नाम सुना है, नेस्ले के हमारी चॉकलेट भी आती है, नेस्ले की हमारी कॉफ़ी भी आती है। तो आप बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं नेस्ले के। तो नेस्ले कंपनी ने फेयर ट्रेड सिद्धांत को अपनाकर किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य दिलाने में मदद की। जैसे CSR के अंतर्गत ऐसा नहीं केवल एक पैसा ही होता है, तो एक CSR के अंतर्गत एक ये एथिकल पहलू है। एथिकल पहलू के अंदर जो हमारे नेस्ले कंपनी, तो नेस्ले कंपनी ने फेयर ट्रेड सिद्धांत को अपना करके किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य दिलाने में मदद की। HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। उन्होंने अपने उत्पादों में सुरक्षित और टिकाऊ सामग्री का उपयोग किया। मतलब यूनिलीवर के उत्पाद एक इस कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी मानी है। क्या माना? कंपनी ने खुद के लिए एक जिम्मेदारी मानी है कि उसके जितने भी उत्पाद आएंगे वो सभी के लिए सुरक्षित होंगे, साथ ही साथ टिकाऊ सामग्री का उसके अंदर उपयोग किया जाएगा। इससे क्या नैतिक व्यापार का उदाहरण प्रस्तुत किया? किसने? HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। फिर बात करें फिलिंथ्रोपी उत्तरदायित्व, मतलब जो हमारी परोपकारी उत्तरदायित्व है उसकी बात करें तो कंपनियां अपने लाभ का एक हिस्सा समाज की सेवा में खर्च कर सकती है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण आदि इन क्षेत्रों में कंपनियां क्या अपने लाभ का एक हिस्सा समाज सेवा में खर्च कर सकती है। जैसे हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि। यह समाज के प्रति कंपनी की दीर्घकालीन प्रतिबद्धता है, इसको दिखाता है। यह क्या? समाज के प्रति कंपनी की जो दीर्घकालीन प्रतिबद्धता है ये दिखाता है। उदाहरण के लिए देखें, जैसे हमारे रिलायंस फाउंडेशन है। क्या? रिलायंस फाउंडेशन क्या करती है? ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य सेवा, क्या ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, इनको बढ़ावा देती है। इन्फोसिस फाउंडेशन ने कई स्कूल और पुस्तकालय बनाए हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन ने क्या किया? कई स्कूल और पुस्तकालय भी बनाए। अब बात करें तो भारत में CSR के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, कि भारत में किन किन क्षेत्रों में CSR के जरिए निवेश किया जा सकता है। तो कंपनी एक्ट 2013 की अनुसूची नंबर 7 के तहत क्या क्या बताया गया है कि कंपनियां कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर सकती है, ये ध्यान दे सकती है। तो सरकार ने कुछ क्षेत्रों को CSR गतिविधियों के लिए प्राथमिकता दी है। जैसे एक हमारे गरीबी उन्मूलन और भूख मिटाना, इसके लिए कंपनियां काम कर सकती है। शिक्षा और कौशल विकास के लिए, स्वास्थ्य स्वच्छता के लिए, जैसे हमारे स्वच्छ भारत अभियान के लिए, स्वास्थ्य पर्यावरण संरक्षण के लिए, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण के लिए, रोजगार संवर्धन और आजीविका सुधार के लिए। अब तो खेलों के लिए भी कर सकती है। राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान। तो इस तरह से ये बहुत सारी जो क्षेत्र है जिनमें CSR का पैसा जमा हो सकता है, ये कंपनी अधिनियम के अनुसूची नंबर 7 के अंदर दर्ज है कौन कौन से विषय में। अब बात करते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं खास जिन्होंने इसके क्षेत्र में योगदान दिया है। जैसे हमारे टाटा कंपनी है। टाटा कंपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करती है। रिलायंस हमारे स्वास्थ्य सेवाएं और आजीविका संवर्धन के लिए। इन्फोसिस हमारे स्कूल, पुस्तकालय और डिजिटल शिक्षा के लिए। ITC हमारे ई चौपाल से किसानों को सशक्त बनाने में मदद कर रही है।
विप्रो है, STEM शिक्षा। तो STEM शिक्षा जो हमारी साइंस के से संबंधित होता है, STEM मतलब ई से इंजीनियरिंग, मी से एम से मेडिकल, और ऐसे होता है टी से टेक्निकल, ऐसे कुछ होते हैं चारों शब्दों का मतलब STEM। साइंस के 4 सेक्टर होते हैं एक तरह से पढ़ाई के, तो उनकी बात करते हैं। तो वो शिक्षा और साथ ही साथ हमारी महिला सशक्तिकरण, इसके लिए काम कर रही विप्रो। महिंद्रा समूह हमारी नन्ही के लिए एक कार्यक्रम है जो बच्चियों और बालिका शिक्षा के लिए काम करता है। कौन सा कार्यक्रम है? नन्ही कली। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये क्या करता है? हमारा सखी कार्यक्रम जो हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए है। तो ऐसे कर कंपनियां बड़े बड़े कार्यक्रम चला रही है अपनी CSR गतिविधियों के तहत। अब CSR गतिविधियां तो हो रही है, लेकिन CSR गतिविधियों से क्या फायदे हैं, क्या लाभ हो रहे हैं? पहला फायदा हमारा सामाजिक विकास, मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण में सुधार हो रहा है। दूसरा सकारात्मक ब्रांड छवि, मतलब कंपनी की समाज में अच्छी पहचान बनती है। तीसरा निवेशकों को विश्वास, मतलब CSR कंपनियों में निवेश का भरोसा बढ़ता है। निवेशक होते हैं तो निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। सतत विकास, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो यह आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखता है। सतत विकास की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यह क्या आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन बना के रखता है। फिर कर्मचारी की संतुष्टि, तो CSR गतिविधियों से कर्मचारी को गर्व महसूस होता है। या CSR गतिविधियों से क्या होता है? कर्मचारियों को गर्व महसूस होता है। CSR के हमने लाभ देखा। अब CSR में कुछ कमियां, मतलब CSR की कुछ चुनौतियां भी है, उनकी बात करें तो लाभ और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच में संतुलन की बात करें तो कुछ कंपनियां सिर्फ अपने लाभ पे ध्यान देती है, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पे कम से कम ध्यान देती है, या फिर कहीं तो ध्यान देती नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि कंपनियां केवल और केवल लाभ कमाने पे ध्यान दे रही है। फिर बात करें CSR नीतियों का दुरुपयोग, तो कई कंपनियां केवल दिखावे के लिए CSR गतिविधियां चलाती है। क्या? केवल दिखावे के लिए CSR गतिविधियां चलाती है, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रगति या विशेष योगदान नहीं दे रही है। तो प्रभावी निगरानी की कमी, तो CSR गतिविधियों के क्रियान्वयन की निगरानी सही ढंग से नहीं हो पाती। छोटे व्यवसायों के लिए कठिनाइयाँ, तो सभी कंपनियों के लिए CSR गतिविधियों में निवेश करना संभव नहीं है। जो सभी कंपनियां हैं तो सभी कंपनियों के लिए CSR गतिविधियां हैं, उनके अंदर निवेश करना संभव नहीं हो पाता। CSR वह सीमित क्षेत्रों में होता है, अर्थात सभी क्षेत्र होते हैं वैसे तो समाज के, लेकिन CSR गतिविधियाँ केवल कुछ ही क्षेत्रों में होती है। जैसे हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य पर जितना भी पैसा CSR का होता है उसका 44% पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य केवल इन्हीं क्षेत्रों में खर्च हो रहा है। फिर भौगोलिक असमानता की बात करें, जैसे हमारे 25% पैसा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश इन्हीं क्षेत्रों पे CSR का पैसा खर्च हो रहा है। जबकि इससे क्या है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य, उत्तर पूर्व के राज्य उपेक्षित महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई पैसा खर्च हो ही नहीं रहा, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो उसी क्षेत्र में है। फिर CSR परियोजनाओं और विभिन्न स्थानीय एजेंसियों के मध्य कोई आम सहमति नहीं बन पाती। क्या? CSR परियोजनाओं और विभिन्न स्थानीय एजेंसियों के बीच में क्या आम सहमति नहीं बन पाती। ग्रामीण क्षेत्रों में NGO की अनुपलब्धता के कारण, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कंपनियां पैसा तो खर्च करना चाहती है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में NGO होते ही नहीं है, अर्थात नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनकी अनुपलब्धता होती है। इसके कारण यह क्षेत्र का CSR गतिविधियों से हमेशा वंचित रह जाता है। CSR से संबंधित जागरूकता का अभाव की बात करें तो CSR की पालना न होने पर कोई कठोर दंड का प्रावधान नहीं है, तो ये भी इसकी चुनौती है। अब हम क्या क्या कर सकते हैं CSR के बेहतर कार्य क्रियान्वयन के लिए? पहला काम कर सकते हैं हम आम जनता के बीच में CSR के संबंध में जागरूकता पैदा करें, कि जनता को बताएं कि कंपनियों का ये नैतिक उत्तरदायित्व है और कानूनी और सोशल सभी तरह के उत्तरदायित्व कि CSR के अंदर वो पैसा खर्च करें, ये उनकी मजबूरी है कि वो करना ही पड़ेगा। CSR से संबंधित जितने प्रावधान हैं उनको स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि सभी को पता रहे। CSR में अव्वल रहने वाली जो कंपनियां उसको पुरस्कृत, मतलब उनको इनाम दिया जाना चाहिए। और बात करें तो CSR की, तो CSR व्यय में विस्तार की बात करें तो भौगोलिक असमानता को दूर करने के लिए विभिन्न कंपनियां, मतलब NGO और सरकार दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। तो हमने CSR के मामले में आगे की राह देखी कि हमें किस क्षेत्र में कैसे काम करना चाहिए। हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो सामाजिक निगमित उत्तरदायित्व केवल एक कानूनी बाध्यता नहीं है, बल्कि ये एक नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। यदि कंपनियां समाज और पर्यावरण के बेहतरी के लिए योगदान देती है, कंपनियां समाज और पर्यावरण की बेहतरी के लिए योगदान देती है, तो इससे न केवल समाज का विकास होता है बल्कि कंपनियों की प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक लाभ भी बढ़ते हैं।
सीएसआर के प्रभावी क्रियान्वयन से क्या होता है, भारत के सतत विकास लक्ष्य मतलब जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। इसलिए सीएसआर को एक सामाजिक निवेश के रूप में देखना चाहिए, न कि केवल एक कानूनी उत्तरदायित्व के रूप में। तो इस तरह वैसे तो हमारे सीएसआर के बारे में एक चैप्टर पहले भी बना चुके हैं, लेकिन ये हमने थोड़ा इसको रिफाइन करके और बेहतर तरीके से इसको बना के आपके सामने पेश किया है। तो आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत सारे पहलू हैं जो आपको इससे क्लियर होंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।